डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद मामले पर स्पष्ट तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण अब कभी नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी और इस बयान ने राजनीतिक माहौल को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने लोकसभा में इसका पलटवार किया है। आपको सुनवाते हैं वार और पलटवार दोनों, सुनिए। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवग्रह पीठ मंदिर की कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई और जिसमें एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। यह हादसा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आयोजन के दौरान हुआ। घायलों में महिलाएं शामिल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। भीड़ प्रबंधन की कमी को बड़ा वजह माना जा रहा है। ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षा उपायों पर जोर दिया जा रहा है और पिछले धार्मिक आयोजनों में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तो बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई हाई प्रोफाइल मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पात्रा ने तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी के दावों को खारिज करते हुए उन्हें पॉलिटिकल बयानबाजी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी इलेक्शन कमीशन जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर दबाव डाल रही है। एसआईआर विवाद पर पात्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया और कहा कि उनको विक्टिम कार्ड अब काम नहीं आएगा उनका। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि हिंसा के मामलों में पर्सनल एफिडेविट जमा करने को कहा गया। और इसके अलावा उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बचाव करते हुए विपक्षी एमपी के कथित व्यवहार की भी आलोचना की है। उन्होंने कि मीडिया में किस प्रकार से सदन को लेकर, सदन के अंदर की गतिविधियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरे देश में विपक्ष कहीं न कहीं एक अस्थिरता का माहौल बनाने की चेष्टा कर रही है और यह आज से ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है तब से जॉर्ज सोरोस के कहने पर विशेष करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलायंस पार्टनर है देश में कहीं न कहीं संस्थाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। चाहे वो संस्थान सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो संस्थान इलेक्शन कमीशन का हो या चाहे वो संस्थान स्पीकर का हो, सभी संस्थानों के ऊपर हमले करने का प्रयास। और सबसे दुखद है प्रधानमंत्री के संस्थान के ऊपर भी, मैं नहीं कहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के संस्थान के ऊपर, प्रधानमंत्री यह एक पद है जिसे देश चुनती है, प्रधानमंत्री जी के संस्थान के ऊपर भी हमला करने की कोशिश और प्रयास कांग्रेस पार्टी।
तो दिल्ली में आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और इस बैठक में राज्य के आर्थिक हितों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायडू ने हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट 2026-27 के में आंध्र प्रदेश के लिए घोषित राशि को जल्द जारी करने और अतिरिक्त बजटीय सहायता देने की मांग रखी। बैठक का मुख्य फोकस अमरावती को अस्थायी राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा दिलाने और पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए लंबित करीब 12,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कराने पर कहा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उत्तर आंध्र और रायलसीमा जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज और राहत की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्ज लेने की सीमा में ढील देने का भी अनुरोध किया। तो संसद परिसर में लगे एक विवादित पोस्टर को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस और नेहरू पर तीखा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि पोस्टर अपने आप में सब कुछ बयां करता है और उसमें दावा किया गया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए देश के हितों से समझौता किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। उस दिन मैं वहां था, मैं हाथ जोड़ करके, जो किरण रिजिजू जी के वीडियो वाले में भी दिख रहा है, मैं हाथ जोड़ करके बहनों को मना कर रहा था, लेकिन उनके तेवर जबरदस्त थे और मैं कह रहा था कि बहन जी मान जाओ, संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई बैनर लेके आए और इस तेवर से कि लग रहा था कि अगर प्रधानमंत्री होते तो कोई अनहोनी घटना घट जाती। यही, और जो स्पीकर महोदय ने टिप्पणी की है, जो उनका आशंका था, जो सूचना था, उस तो केरल के तिरुवनंतपुरम केरल यूनिवर्सिटी में आज छात्रों और प्रशासन के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी आर्ट्स फेस्टिवल के लिए फंड देने से मना कर दिया, जिससे नाराज एसएफआई के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने कैंपस में नारेबाजी की, लेकिन हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को हटाया। घटना के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तनाव का माहौल बना रहा। हालांकि किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। केरल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और शांति बनाए रखना प्राथमिकता है और छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। तो वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी और घर कब्जा करने के मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल पटना की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद पप्पू यादव फिलहाल बेऊर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उन पर नया केस दर्ज किया गया है और उसकी सुनवाई अभी होगी। और पप्पू यादव को शुक्रवार 6 फरवरी की देर रात गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष और स्वयं खुद पप्पू यादव सांसद ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, क्योंकि हाल ही में वो पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में मुखर कर यानी खुलकर बोल रहे थे। तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी, आपको बता दें कि तेजस्वी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी प्रमुख तेजस्वी ने हमला बोला और तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है और मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा से जुड़ा मामला अभी शांत नहीं हुआ है और दरभंगा से एक और गंभीर मामला सामने आ गया। आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने यह बताया कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उससे जनता का आक्रोश और बढ़ गया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर बोलते आए हैं। हालांकि इस चर्चा को उन्होंने सदन में भी उठाया, लेकिन सदन में चर्चा कम, हंगामा ज्यादा देखने को मिला। तो नागपुर के उपलवाड़ी एमआईडीसी इलाके में स्थित एक पेपर मिल में अचानक धमाकों की श्रृंखला से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मिल परिसर में मौजूद 10 से 12 बॉयलर सिलेंडर एक के बाद एक फटने लग गए। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई किलोमीटर तक उसकी गूंज सुनाई दी। धमाकों के बाद
मिल में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी जान बचाकर बाहर भागते हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया गया और आसपास के लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई। फिलहाल विस्फोटक के कारणों की जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही कि एक के बाद एक बॉयलर फटते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड पुलिस महकमे पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रोटोकॉल की अनदेखी करने के आरोप में राज्य के 2 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दरअसल हरिद्वार में तैनात आईपीएस अधिकारी जितेंद्र मेहरा पर आरोप है कि उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में निर्धारित सेरेमोनियल यूनिफॉर्म की बजाय नियमित वर्दी पहनकर हिस्सा लिया और देहरादून में तैनात आईपीएस अधिकारी कुश मिश्रा कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हुए। और इस पूरे मामले की जांच आईजी मुख्यालय डॉक्टर सदानंद दाते को सौंपी गई है, जो दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि 3 लाख के बदले 30 से 40 लाख रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। दरअसल हनुमानगढ़ के नोहर में निजी फाइनेंसरों के कर्ज और ब्याज के दबाव में आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली, यानी सुसाइड कर लिया और इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। आत्महत्या से पहले गौतम शर्मा ने एक बाकायदा सुसाइड नोट लिखा जिसमें 3 लोगों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। नोट में गौतम ने 3 लोगों पर से कुल 3 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे, लेकिन इन लोगों ने ब्याज के नाम पर उनसे 30 से 40 लाख रुपए वसूल लिए और इसके बावजूद कागजात वापस नहीं किए और 10 लाख रुपए की और मांगकर जान से मारने की धमकियां भी उनको दी जाती रही। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर गौतम ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज हमारे नोर के अंदर हमारा भाई गौतम शर्मा फाइनेंसरों की दादागिरी से तंग आकर के सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड नहीं है, ये एक प्रकार की हत्या है। हत्या इसलिए है कि एक सीधा साधा नौजवान जो अपना खुद का काम धंधा करके अपने परिवार को पाल रहा था, घर का इकलौता बेटा था और इकलौते बेटे को 10 रुपये सैकड़े के ब्याज के कारण जिस प्रकार से फाइनेंसरों ने लगातार दादागिरी करके इसके परिवार को लगातार दबाने का प्रयास किया, दुकान से लूट की, दुकान से सामान को जब मन आया उसके सामान को उठा लिया और 4 लाख रुपए के बदले परिवार वाले बता रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपए दे दिए, उसके बावजूद भी आज तक उसका जो पैसा है वो सल्टा नहीं और उस पैसे के बदले आखिर में वो पैसा जान लेकर के चला गया। ये आत्महत्या नहीं है, ये साजिशन हत्या है और हमारी ये मांग है कि फाइनेंसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज हमने सीआई साहब से बैठ करके परिवारजनों ने सबने बैठ करके 7 दिन का टाइम दिया है पुलिस को। अगर 7 दिन में राजस्थान की पुलिस अगर जो मुख्य मुलजिम है उसको गिरफ्तार नहीं करती है तो 8वें दिन इसी थाने के गेट के आगे इस थाने का गेट रोक करके घेराव करके बैठेंगे। हम घेराव इसलिए कर रहे हैं कि एक गौतम तो चला गया, सैकड़ों ऐसे गौतम हैं जो ऐसे फाइनेंसरों से तंग हैं, परेशान हैं और ये इतने बड़े लुटेरे हैं कि लोगों को घरों में घुस करके डराते हैं, उनके चेक लेकर के, उनके मतलब है जो दूसरी जो मतलब के पट्टे लेकर के, स्टाम्प लेकर के, दुकानों की रजिस्ट्रियाँ लेकर के और वो उन कागज। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर बिश्नोई समाज और पर्यावरण संघर्ष समिति ने साफ कर दिया है कि फिलहाल धरना समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आंदोलन स्थल से मिली जानकारी के मुताबिक संघर्ष समिति के नेताओं का कहना है कि जब तक संत समाज की अंतिम सहमति नहीं मिलती धरना जारी रहेगा। पर्यावरण संघर्ष समिति के प्रमुख रामगोपाल बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि साधु संत लगातार सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत कर रहे हैं और संत समाज का निर्णय ही उनके लिए निर्णायक होगा। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि संत समाज अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आपसी चर्चा के बाद निर्णय की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। आंदोलन स्थल पर बिश्नोई समाज के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे, जिनमें परशुराम बिश्नोई, भागीरथ तेतरवाल और सुभाष बिश्नोई शामिल। तो कोटा में 3 मंजिला रेस्टोरेंट बिल्डिंग गिरने के बाद अब अवैध निर्माण का मामला गरमाया हुआ है। दरअसल 9 फरवरी को सामाजिक संस्था नायक के युवाओं ने कोटा विकास प्राधिकरण यानी केडीए के कार्यालय पहुंचकर कुछ नोटशीट पेश की और आरोप लगाया कि कई भवनों को केडीए ने अवैध माना, लेकिन उनका निर्माण रोकने या तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केडीए बोर्ड के नीचे अवैध निर्माण का पोस्टर भी चिपकाया। नायक संस्था ने शशांक ने बताया कि रंगबाड़ी पुनर्वास कॉलोनी में 7 मंजिला बिल्डिंग और LIC भवन के सामने बन रही बिल्डिंग को भी केडीए ने अवैध माना था, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। और इसी तरह विश्वकर्मा नगर स्पेशल में भी भूखंड संख्या 3334 पर अवैध निर्माण हुआ, जिसे नोटशीट के बावजूद रोका नहीं गया।
नोटशीट का पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारे कोटा शहर में आज 2 प्रमुख अखबारों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के फ़ोटो छापे हैं। अब वो बिल्डिंगें हमें लगता है कि विश्वकर्मा जी जो देवता हैं वो खुद प्रकट होकर एक दिन में वो बिल्डिंगें बनाकर चले गए। दोनों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 11-11 मंजिल की बिल्डिंग है। कोटा कलेक्टर सोते रहते हैं, सचिव सोते रहते हैं, केडीसी सोते रहते हैं। जब अवैध निर्माण की ये नोटशीट, आप ये नोटशीट देखें, दूसरे महीने की 2025 की ये नोटशीट है। आज दिन तक इन दोनों होटलों पे कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करी। हम बोलते हैं तो हमको कहते हैं अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, चलता रहता है, कोटा में तो और होती रहती है, हो तो रहा है इतना निर्माण अवैध, क्या कर सकते हैं हम। तो इनकी जो मोडस ऑपरेंडी रहती है वो रहती है कि किसी भी अवैध निर्माण से 10-15 लाख रुपए की रिश्वत ले ले और चुपचाप बैठ जाए और बोल दे, कोई इनसे पूछना है कि पहले भी तो हो रखा था इतना अवैध निर्माण। तो ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है कोटा के अधिकारियों की। और ये जो कोटा विकास प्राधिकरण बन चुका है, ये आज कोटा विकास प्राधिकरण न तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जंगल में घास काटने गई एक महिला फिसलकर खाई में गिर गई और जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने 2 किलोमीटर की खड़ी और दुर्गम पहाड़ी चढ़ाई पार करके घटनास्थल तक पहुंच बनाई। उन्होंने महिला का शव बरामद कर लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि टप्पेबाजों ने दिन दहाड़े एक फल आड़ती की दुकान से 50,000 रुपए का बैग साफ कर दिया। दरअसल घटना का पूरा वीडियो जो है वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित अंबिका प्रसाद गुप्ता ने बताया कि बैग में लगभग 50,000 रुपए थे। मंडी जैसे व्यस्त जगहों में हुई इस घटना ने अन्य व्यापारियों में डर का माहौल पैदा कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी। आईडीपीएल चौकी प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो वहीं राजस्थान के धौलपुर में पड़ाका गांव में 10 साल पुराने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। दरअसल जूची कोर्ट धौलपुर के न्यायाधीश संजीव मागू ने 3 आरोपी शुभम अवतार, राम नरेश और अशोक पुत्र प्रेम सिंह बघेला को दोषी करार देते हुए 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही सभी आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाए गए। घटना 11 जून 2015 की है, जब पड़ाका गांव निवासी भगवान सिंह के बेटे महेश ने खेत में गाय भैंस चराने से मना कर दिया और इसके बाद आरोपियों ने लाठी और फरसा से हमला किया, जिससे महेश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। परवादी भगवान सिंह निवासी पड़ाका थाना सैपू ने एक एफआईआर थाना सैपू पर दर्ज कराई। इस बाबत के दिनांक 11/6/2015 को सुबह 10 बजे करीब की बात है। मुलजिमान राम अवतार, राम नरेश तथा अशोक निवासी परवादी के खेत में गाय भैंस चरा रहे थे। परवादी का पुत्र महेश मौके पर पहुंचा, उसने उससे गाय भैंस चराने के लिए मना किया तो उन्होंने मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए उसके साथ लाठी फरसों से मारपीट की, जिससे महेश के सिर में फरसे ही चोट आई, गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका मुकदमा न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर में चल रहा था, जिसमें आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगू जी ने फैसला सुनाते हुए मुलजिम राम अवतार, राम नरेश, अशोक को धारा 308 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास की तथा 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। परवादी भगवान सिंह मणिपुर के उखरुल जिले में एक बार फिर हिंसा भड़कने के हालात जो है वो बन रहे हैं, यानी हालात तनावपूर्ण हो गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ सशस्त्र बदमाशों ने लेटन सारे खोंग गांव में कई घरों को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे उखरुल जिले में कर्फ्यू लगा दिया और इसके साथ ही अफवाहों को फैलने से रोकने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलने से रोका जा सके। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई।
तो राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल धौलपुर जिले के बसई डांग थाने का हाल उस समय सामने आया जब बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर अपनी फरियाद लेकर खुद थाने पहुंच गए। लेकिन थाने में पहुंचते ही जो नजारा देखने को मिला उसने सबको चौंका दिया। पूरे थाने में एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, एक भी, न ड्यूटी ऑफिसर, न सिपाही, न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। विधायक ने इसे कानून व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि जब एक प्रतिनिधि की सुनवाई के लिए कोई मौजूद नहीं है तो फिर आम आदमी की हालत क्या होगी। मामले की जानकारी सामने आने के बाद एसएचओ से सवाल किए गए जिस पर उन्होंने सफाई दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर थाने का पूरी तरीके से खाली होना या फिर थाने को पूरी तरीके से खाली छोड़कर पुलिसकर्मी गए कहां थे। यह घटना पुलिस प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। तो धौलपुर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित ओवरब्रिज अब हादसों को खुला न्योता दे रहा है। दरअसल पुल की स्लैब में लगे एक्सपेंशन जॉइंट टूट चुके हैं और जिससे दो स्लैब के बीच 1.5 से 2 फुट तक का गहरा अंतर बन गया है और इन गड्ढों में वाहन का पहिया फंसने का खतरा लगातार बना रहता है। खासकर भारी वाहनों के गुजरते ही पुल पर तेज झटका और जोरदार आवाज सुनाई देती है। जिससे पीछे चल रहे वाहन चालक अचानक ब्रेक लगाने को मजबूर हो जाते हैं और इससे चेन एक्सीडेंट की आशंका भी बढ़ जाती है। रात के समय हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि अंधेरे में टूटे जॉइंट का अंदाजा किसी को नहीं लग पाता। सड़क सुरक्षा के जरूरी संकेत, चेतावनी बोर्ड और रिफ्लेक्टिव मार्किंग मौके पर नदारद है। हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं लेकिन जिम्मेदार एजेंसी पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। सही कह रहे हैं, ये सूचना मिला है और कई सोशल मीडिया पर भी इसको फ्लैग किया गया है। बेसिकली जो सर्विस रोड में जो हाईवे के जो नाला है उसमें कुछ सीवरेज के नगर परिषद के ड्रेनेज का पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है और साथ ही जो बारिश होने के कारण भी रास्ते में जल भराव है। पहले जो कल्तियों में पानी निकलता था वहाँ पे आज के डेट में प्लॉटिंग हो चुका है, इस कारण भी वहाँ पे पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। पहले भी पीडी ग्वालियर से बात करके डी वाटरिंग कराया गया है और फिर से बात करके डी वाटरिंग कराएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस वे है, जैसे इसका काम शुरू हो जाएगा, वो बीओटी मॉडल पे है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे उसका काम शुरू हो जाएगा उसके साथ साथ ये जो सर्विस रोड का और पूरे जो इस सेक्शन का सिटी के जो सेक्शन जो है उसको सीसी रोड बनाने का प्रोविजन है। रोड पूरी टूटी फूटी हुई पड़ी हुई है, यहाँ धौलपुर की सड़कें पूरी खराब है और जो अपना ओवर ब्रिज है उसमें तो इतनी बड़ी एंगल निकल रही है, किसी गाड़ी का अगर टायर फट जाएगा तो कौन भरेगा इसका भरपाया। सेठ लोग तो कहते थे तेरी गलती होगी, अब ड्राइवरों की इसमें क्या गलती है। जब साइड लेंगे तो वहाँ एंगल इतनी निकली हुई पड़ी हुई है जी और रोड में 4 से 5 इंची का गैप आ गया ओवर ब्रिज में, हुआ आपने देखा होगा। ये स्थिति है धौलपुर की सड़कों में जी। हम पूरा टोल दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे लिए खतरा हो सकता है भाई। सही कह रहे हैं, ये सूचना मिला है और कई सोशल मीडिया पर भी। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।